देखिए बच्चों, नेक्स्ट पीरियड में हिंदी साहित्य में, तो पहले वाले पीरियड में क्या क्या हुआ था, तो हमने शुरुआत की थी आदिकाल की, है ना। आदिकाल 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक माना जाता है, लगभग 700 साल। और आदिकाल के मायने क्या होते हैं? सबसे पहला काल। तो इसी फिर हमने काव्य के बारे में समझा था, कुछ लेखकों के नाम आए थे, कुछ उनकी कीर्ति आई थी। तो इसमें ये बताया गया था आपको कि अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने आदिकाल कहा है, किसी ने संध्या काल कहा है ना, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, अलग अलग नाम दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ मैंने किताबें लिखवाई थी आपको, कीर्ति पताका और कीर्ति लता और पदावली, ये तीनों की तीनों जो काव्य हैं किसी एक के द्वारा ही रचित हैं। कौन है वो? विद्यापति। तो ये तो समानता हो गई, फिर मैं अंतर बताया था। मैथिली में कि जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वो तो है अवहट में, और जो पदावली है वो है मैथिली में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चलो आगे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक नाम आएगा, जॉन गियर्सन। जॉन गियर्सन, इसे लिखना है, लिखते रहे। ये जो जॉन गियर्सन है, इन्हें जो हिंदी का जो समय है उसका जो वर्गीकरण किया है इन्होंने, उसका श्रेय इन्हें दिया जाता है। मतलब आदिकाल यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद फिर मध्यकाल आ जाएगा या भक्ति काल आ जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो वर्गीकरण हुआ है, जो ये समय सीमा तय की गई है, उनका श्रेय जॉन गियर्सन को दिया जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया है वर्गीकरण। हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया है वो जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया है। लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा है पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ पढ़ा है। इसके लेखक हैं चंद्रबरदाई, और इसमें जो इनके अलंकार प्रयोग में लाए गए हैं वो है अनुप्रास और यमक, जो चंद्रबरदाई के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो ये प्रयोग करते हैं। और रस कौन से थे? वीर और श्रृंगार रस। तो रासो बहुत सारे हैं। जब हमने साहित्य के बारे में बात करी थी, हमने पढ़ा था कि साहित्य भी 3 प्रकार के थे। किसमें? आदिकाल में। कौन कौन से थे? सिद्ध साहित्य, नाग साहित्य, नाग या नाथ, नाथ साहित्य, और तीसरा रासो साहित्य। तो जो सिद्ध साहित्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 84 थी, 84। नाथ साहित्य की 9 थी, और रासो 3 प्रकार के थे। संख्या तो नहीं कह सकते, 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार वही हैं। कौन कौन से? धार्मिक, श्रृंगारपरक और वीरगाथात्मक। तो इन्हीं के आधार पे जो फिर रासो लिखे गए, तो उन्हें 3 प्रकार से वर्णित कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के बाद एक रासो है परमाल रासो। परमाल रासो तो सारे काव्य हैं, और हर एक काव्य में कुछ ना कुछ मुख्य बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसी की हम बात करते रहेंगे। परमाल रासो के जो कवि हैं उनका नाम है जगनिक। जगनिक इनका नाम है। और इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? विशेषता ये है कि ये काव्य तो पूरा है, लेकिन पूरा मिलता नहीं है। मतलब जब ये लिखा गया था तब तो काव्य पूरा ही था, लेकिन आज ये पूरी तरह से उपलब्ध है नहीं। इसका एक खंड ही मिलता है बस। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने कहा परमाल रासो का वास्तव में वर्तमान में सिर्फ एक ही खंड प्राप्त है। ठीक, उस खंड का जो नाम है बच्चों वो है आलहा खंड। ठीक, और जब इस खंड को पढ़ा गया कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, तो उन्होंने एक बात महसूस की कि एक ऐसा छंद है
जिसका बार बार इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो उसको जो नाम दिया गया था आल्हा छंद, क्योंकि इस खंड का नाम था आल्हा खंड, इस वजह से फिर वो छंद बना था जिसका नाम हम जानते हैं आल्हा छंद। तो आल्हा छंद की जो उत्पत्ति हुई है उसका कारण ये माना जाता है हिंदी के विद्वानों के द्वारा, और मात्रा तो हम जानते ही हैं, कितनी मात्रा होती हैं? 31 मात्रा होती है। ठीक, तो परमाणु रासों के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बात तो मैंने पहले पीरियड में भी कहा था कि जो आला खंड है ये वीर रस के लिए है, मुख्य रूप से बताया था। कहीं ना कहीं श्रृंगार रस भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से वीर रस मिलता है, वीरता की कविताएं लिखी जाती हैं। इसलिए कहीं अगर किसी बुक में आप आला खंड ना पढ़ो और क्या पढ़ लो, वीर खंड, तो भी बात समझ में आती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले पीरियड में भी हमने पढ़ा है चंद बरदाई। ये बात बिल्कुल ना भूलें, हमारा जो मेन हेडिंग चल रहा है वो आदि काल चल रहा है। ठीक, जो भी बातें होंगी वो सारी सारी आदि काल से संबंधित हैं। ठीक, चंद बरदाई तो हम जानते हैं कि पृथ्वीराज रासों के कवि हैं, लेखक हैं। कौन? चंद बरदाई। अब यहाँ बात सोचने वाली ये है, पृथ्वीराज रासो तो मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके विवाह के बारे में, उनके युद्ध के बारे में उनका वर्णन किया गया है। तो पृथ्वीराज चौहान जिस तरह से एक प्रसिद्ध नाम होता है भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य, है ना, पता नहीं कितने राजाओं ने उपाधि ली है, ऐसी पृथ्वीराज चौहान भी कोई एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्ति हैं। तो जिस पृथ्वीराज चौहान की हम यहाँ बात करते हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन है? तो आंसर है थर्ड। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, पहली बात। और इनके ये राज कवि थे। कौन थे? राज कवि। कौन? चंद बरदाई। इसलिए इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को विषय बनाकर उनके बारे में काव्य के रूप में वर्णन किया, जो कहलाया पृथ्वीराज रासो। जिसकी बात हम पहले पीरियड में कर चुके हैं। ठीक, फिर वही हिस्ट्री की बात कल ही मैंने पूछी थी। तो हमने पूछा था कि तराइन के जो युद्ध हुए थे वो पृथ्वीराज चौहान के हुए थे, तो दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी। 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। किस किस के बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी जैसे कि एक आक्रमणकारी था, इसका जो कार्यकाल माना जाता है भारत में 1175 से 1206 माना जाता है। 1175 से 1206। ठीक, पहले कौन आया था? महमूद गजनवी। उसके बाद था मोहम्मद गोरी। तो 1191 में से लड़ाई लड़ी तराइन का पहला युद्ध, फिर 1192 में लड़ाई लड़ी तराइन का दूसरा युद्ध, और 1194 में लड़ी चंदावर का युद्ध। जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान का एक विश्वसनीय व्यक्ति था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया था, जिसके ऊपर ये फिर कहावत बनी हुई हिंदी में क्या, कि इसके घर में तो जयचंद है। मतलब जयचंद का मतलब एक बेईमान व्यक्ति। कहते हैं कि समाज को जयचंदों से ही हानि हुई है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब गद्दार। तो जयचंद की जो उदाहरण बना है वो वहां से बना है। और 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मतलब पहले तो उसकी बेईमानी को हासिल करके इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और फिर बाद में जयचंद को भी इसने अपने रास्ते से हटा दिया। 1206 में फिर इसकी मृत्यु होती है और सल्तनत काल शुरू हो जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। ठीक, उससे पहले की बात है। तो ये लाइन आई यहाँ पे। हिस्ट्री की बहुत सारी बातें अटैच होकर चलेंगी इस हिंदी साहित्य से, समय समय में आपको याद दिलाता रहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों,
अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। तो जब हम अमीर खुसरो पढ़ते हैं, इसका भी संबंध भारतीय इतिहास से होता है। जब हम कहते हैं कि अमीर खुसरो कौन है, तो हम कहेंगे कवि है और ये संगीतज्ञ है, बोलेंगे। अब ये अमीर खुसरो का नाम अगर आया है तो इसलिए आया है कि अमीर खुसरो भी आदिकाल से संबंधित हैं। इनका जो उदय देखा गया है, इनकी जो काव्य रचनाएं देखी गई हैं या जो पंक्तियां देखी गई हैं, वो भी सब आदिकाल के समय में ही देखी गई है। ठीक, आदिकाल का समय भी हमने मेमोराइज किया था। कहां से कहां तक था? 650 से 1350 तक। तो सल्तनत काल अभी मैं कह ही रहा था। उसके बाद एक खिलजी वंश आता है ना। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन या जलालुद्दीन? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, है ना, उसने की थी। तो ये जो नाम आया अभी जलालुद्दीन खिलजी, इसका भी जिक्र आएगा। क्यों आएगा भी बताता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये बहुत खुश था। किससे? अमीर खुसरो से। इसका नाम अमीर खुसरो नहीं था, क्या था? हाँ, हसन कह सकते हैं। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसे उपाधि दी थी किसकी? अमीर की। मतलब जब इसकी काव्य रचनाओं से, इसके संगीत से मंत्र मुग्ध हो गया कौन? जलालुद्दीन खिलजी, तो इसे एक टाइटल दे दिया, एक उपाधि दे दी अमीर की। और जो खुसरो है, ये इसका तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। क्या होता है तखल्लुस? सरनेम। सरनेम समझते है ना? तो सरनेम को बोलते हैं तखल्लुस। तो खुसरो था तो सरनेम था इसका। ठीक है, आलोक गुप्ता, आलोक नाम है, गुप्ता तखल्लुस है। ठीक, सरनेम। तो ये तो इसका सरनेम था और ये उपाधि मिली थी। तब ये कह रहा था कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो यहीं समाप्त नहीं होने का। इसकी मैं आपको कुछ पंक्तियां भी लिखवाऊंगा जो हम बोलते रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि ये अमीर खुसरो ने लिखी। ठीक, वो भी आगे बात चलेगी। अभी फिलहाल ये पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे अभी। ये भी काफी विद्वान था और 5 भाषाओं का तो इसे ज्ञाता माना जाता है। भाषाएं जैसे और भी आती थी, लेकिन 5 भाषाओं पर इसकी ऐसी पकड़ थी, गजब। 3 तो मुस्लिम संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, 2 हिंदी संस्कृति या हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब मैं मुस्लिम संस्कृति की बात करता हूँ तो वे कौन सी 3 भाषाएं होनी चाहिए? उर्दू, तुर्की, पर्शियन। तो इसमें एक लिखते हैं फारसी, जिसे आप पर्शियन बोल रहे हो, एक लिखते हैं तुर्की, एक लिखते हैं अरबी। उर्दू नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उर्दू का जो विकास हुआ है वो बहुत बाद में हुआ है। उर्दू कुछ और नहीं होती। हिंदी के शब्द फारसी लहजे में इस्तेमाल कर लिए जाएं तो उर्दू बन जाती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कहीं ना कहीं हिंदी का टच फारसी के लहजे में, तो क्या आ गया? उर्दू। उर्दू एक अदब की भाषा नहीं मानी जाती, तो वो क्या होती है? फारस का टच होता है, फारसी भाषा का टच होता है। तो 3 भाषाएं तो ये, और एक फिर संस्कृत और हिंदी। इन 5 भाषाओं पे तो इस व्यक्ति की ऐसी पकड़ थी बहुत ज्यादा। पूछ रहे कुछ? मैं कह रहा था, फिर उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं हुई। हाँ, ओरिजिनल भाषा नहीं कह सकते, तो कॉपीकैट वाली होगी ना फिर। कॉपीकैट नहीं कह सकते। हिंदी भी कोई भाषा नहीं है। हिंदी तो संस्कृत से बनती है पीछे से। ये भी बनती है, लेकिन इसमें तो हिंदी के कुछ मतलब शब्द आप बता रहे हो ना। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी में भी तो शब्द आए हैं संस्कृत के। ये तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा वैसे वैसे भाषाएं भी अपना स्वरूप बदलेंगी। तो
तो ऐसा तो नहीं कि भाषा नहीं कह सकते, भाषा तो है, लेकिन भाषा पे किसका प्रभाव ज्यादा है ये देखने को मिलता है। भाषा तो कहेंगे, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि भाई जिस भाषा में 2-3 भाषाओं का कुछ ज्यादा जोर हो सब भाषा नहीं कहेंगे, इस तरह से हम नहीं मान्यता दे सकते, तो भाषा तो कहनी पड़ेगी। तो इन 5 भाषाओं का तो विद्वान था कौन? अमीर खुसरो। और ये भी पता चलता है कि और भी भाषा इसे आती थी। ठीक, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे एक नाम की, विद्यापति कर रहे थे, इतना भी यही याद करवा दूंगा तुम्हें सारे बोल बोल के, टेंशन ना लो। विद्यापति, तो विद्यापति की अभी हमने 3 काव्य रचनाओं की बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली। उनमें से अगर मैं 2 ले लूं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये 2 ही क्यों ले लूं अभी बताता हूं। इनमें हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, क्या? कीर्ति। तो भाई ये विद्यापति को ऐसा क्या लगाव था कि कीर्ति से शुरू करी 2 किताबें। अब ये किताबें नहीं है तो काव्य हैं, सालों साल लग जाते हैं इंसान को शुरुआत में और अंत करने में इन चीजों का। तो ये भी एक कवि है, और कवि है तो कवि तो किसी ना किसी राजा के, किसी ना किसी शासक के दरबार में है, क्योंकि राजाओं को, शासकों को संगीत का मोह हुआ करता था, अपने मनोरंजन का उनका एक साधन हुआ करता था। संगीत हो गया, नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, उनके द्वारा वे अपना मनोरंजन किया करते थे। इंटरनेट तो था ही उनके पास, गूगल। ठीक, आजकल मनोरंजन का साधन गूगल है। तो इन्होंने क्या काम करा, जिस राजा के वंश में ये थे राज कवि बनकर, उनका नाम ही कीर्ति था, उनका नाम ही कीर्ति था, राजा कीर्ति। एक बात, अब बात आते हैं, बात आती है कि जो राजा कीर्ति हैं ये किस देश से संबंधित थे, किस राज्य से संबंधित थे। ठीक, तो आंसर आएगा मिथिला। क्या आएगा? मिथिला। तो मिथिला एक राज्य था, उसके राजा थे राजा कीर्ति, जिसके दरबार में राजकवि बनकर बैठते थे कौन? विद्यापति। और इसे साबित होता है कि इन 2 रचनाओं में किसी और का वर्णन नहीं है, राजा कीर्ति का ही वर्णन है काव्य के रूप में। ठीक, उसके बाद ये जो विद्यापति थे ये बिहार से संबंधित है। बिहार में एक जिला है दरभंगा, दरभंगा जिला डिस्ट्रिक्ट, वहां से ये संबंध रखते हैं। नाम है विद्यापति। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट वर्ड आ रहे हैं बच्चों, विद्यापति से संबंधित। विद्यापति की जो तीसरी मैंने पुस्तक का नाम लिया था वो भी बता ही रहे थे बार बार हम, पदावली। तो कल के पीरियड में मैंने कहा था कि पदावली जो पुस्तक थी वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो जो पदावली पुस्तक थी वो मैथिली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है जी, या लिखी गई है। ओके, अब जैसे ही इन्होंने लिखी, ये इनकी काव्य रचना इतनी प्रसिद्ध हुई, उस समय ये माना गया कि मतलब इससे सबसे रचना कोई है नहीं, ये माना गया। और इन्हें एक उपाधि मिली, किन्हें? विद्यापति। वो उपाधि है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल नाम की उपाधि मिली, जो मैथिली से मैथिल लिया गया है, और कोकिल है अच्छा स्वर रखने वाला, अच्छी आवाज देने वाला, अच्छे शब्दों का चयन करने वाला। कोकिल तो नहीं सुना होगा, कोकिला तो सुना होगा। इन्हें कहते हैं कोकिला, सरोजनी नायडू को। तो आका डंडा इसलिए तो लगाया गया क्योंकि वो फीमेल है और ये मेल है, तो हिंदी के अनुसार आका डंडा हट जाएगा। होगा ऐसा नहीं होगा? होगा।
अगर मैं बोलना चाहता हूं राजा का पुत्र और इसमें एक अच्छा शुद्ध हिंदी का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं पुत्र के स्थान पर, तो क्या बोलूं? मैंने कहा राजा का पुत्र है, ये मैंने 3 शब्द लिखे हैं आपके बोर्ड पर, और मैंने कहा कि पुत्र को बदलना है किसी अच्छे हिंदी शब्द से, सुत, बेटा, और आंसर है तनय, तनय। और वहां फिर राजा का तनय नहीं लिखा जाएगा, वहां का हट जाएगा, राजा तनय, राजा। और जब तनय में आ का डंडा लग जाता है तनय आ, तो ये बन जाती है पुत्री। क्या बन जाती है? पुत्री। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ पंक्तियां लिखते हैं। मैं लिखना चाहता हूं बड़ी कठिन है, पूरा करो इसे। बड़ी कठिन है, बोलो, डगर पनघट की, डगर पनघट की। ये जो मैंने अभी कुछ शब्द लिखे हैं, मैं कहाँ कहाँ गलती दिखाई दे रही है वर्तनी में, बताने का या लिखवाने का प्रयास करें। हाँ जी, कठिन में क्या लगने जा रही है? छोटी की मात्रा लगाई जाए। चलो जी, आपका आदेश पारित हुआ। डै के नीचे, चलिए आगे। और कुछ? यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आने में। और कुछ गलती दिख रही है? नहीं। चलो तो पूर्ण विराम देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस पंक्ति को पूरा करो, आपने पूरा कर दिया। ये पंक्ति अमीर खुसरो ने ही दी है। इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति जो हमारे कंठस्थ है, ये पंक्ति किसी और की नहीं है, अमीर खुसरो की है। और लिखते समय काफी तरह की रचनाएं होती हैं, तो इसे कहा जाता है कव्वाली। क्या कहा जाता है? कोई पूछे कि भाई ये लाइन है क्या, तो आप कहोगे कव्वाली। अमीर खुसरो ने कहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बाकी कुछ लिखते हैं जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, बस उसी से मेरा वास्ता है। अमीर खुसरो को तो नहीं पढ़ना हूँ, तो जो उन्होंने लिखा है और हमारा भविष्य बन जाए तो कुछ ऐसा जरूर करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पहले लिख लेते हैं, लिखते रहो आप भी। खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से और आती है चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, तू बैठी ढोल बजाए। उसके बाद एक व्यंग्य है इसमें, ला पानी पिला। वो जलाए मिसप्रिंट हो रहा है, जो आप सब देख रहे हो उसमें। खीर पकाई, कहते ना नकल करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल ला पानी पिला। ला खीर तो खा खोली, ला पानी पिला। ठीक, अब यहां पढ़ के हंसी आई है ना। यहां तक तो मामला हो रहा था सीरियस, किसी को धमकाया जा रहा था। यहां जो था ना ला पानी पिला, थोड़ा सा व्यंग्य हुआ। इसे कहा जाता है ढकोसला। हम
हम ढकोसला कुछ और समझते हैं, दिखावा करना। ये काव्य का अंग है क्या? जैसे मैंने क्या कहा था अभी, कव्वाली, तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ अभी, ढकोसला। और ये भी पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगर काव्य के अंदर गहराई से बात करते हुए व्यंग्य उत्पन्न हो जाए, व्यंग्य समझ रहे हो? व्यंग्य समझ रहे हो? व्यंग्य हंसी के रूप में तीखा प्रहार करना, बात चुभने वाली कही जाए लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे, उसे काव्य में कहते हैं व्यंग्य। ठीक है, उसके बाद एक पंक्ति और लिखनी है बहुत सारी, भाई एक ही लिखनी है। और दरिया प्रेम का, दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, उल्टी वाकी धार जो उबरा सो डूब गया, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। तो ये तीन पंक्ति काफी इंपोर्टेंट हैं और तीनों की तीनों लिखी हैं अमीर खुसरो ने। अक्सर मैं कई एग्जाम में से किसी एक को देख चुका हूँ जो अच्छे एग्जाम होते हैं, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी पंक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मकसद है इंपोर्टेंट चीजें करना। अभी हम रासो पढ़ रहे थे, जिनमें हमने अभी दो नाम पढ़े हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक। अब उसके बाद रासो है खुमान रासो। ये रासो क्या है मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, साहित्य का एक प्रकार है खुमान रासो। इसके जो लेखक हैं या कवि हैं उनका नाम है दलपति विजय। यहाँ बस इनके लेखकों के नाम लिखेंगे क्योंकि रासो भी बहुत सारे हैं, दो चार लिखवाने हैं, इनके हमें नाम कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। परमाल रासो हो गया। उसके बाद है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो, इनका नाम है सांगधर, सांगधर। उसके बाद है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। और यह है बच्चों नल सिंह भाट, नल सिंह भाट इसके लेखक या कवि। फिर हैं बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और वे हैं नरपति नालहर, नरपति नालहर। एक है इसके बाद इंपोर्टेंट संदेश रासक। ये रासो नहीं है, रासक कहा गया है इसे, रासक बात वही है, बस टाइटल चेंज कर रखा है। और ये है अब्दुल रहमान, अब्दुल है, अब्दुल नहीं, अब्दुल रहमान। और एक इंपोर्टेंट है लिखनावली, लिखनावली ये लिखी है विद्यापति ने।
संस्कृत में लिखनावली, हो गया। तो ये कुछ काव्य हैं जो हमें याद करने हैं। आपको ये पहले से याद है या याद नहीं? याद नहीं फिलहाल। तो रासो 2-4 है, तो वही है, अगर पहले क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन तो सारे होंगे, तो वहाँ नंबर लेना है ना लेना फिर वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से इन्हें याद कर रखा है। तो मैं तो कोई ना कोई लिंक बना लेता हूँ, जैसे आप जानते हैं। तो खुमान रासों के जो लेखक हैं या कवि हैं कौन है? जैसे मैंने कर रखा है वैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, आप उसे ऐसा करें या ना करें। तो खुमान को मैं जोड़ देता हूँ गुमान से। किसे जोड़ देता हूँ? गुमान। गुमान शब्द है गुमान, कि मुझे तो बहुत गुमान हो गया है, मतलब घमंड हो गया है, ठीक। और घमंड कब होगा? जब मैं दलों को जीत लूंगा। दल का मतलब सेनाएं, और विजय हो गई। मैंने बहुत सारे दलों को जीत लिया, मुझे हो गया गुमान। गुमान से याद आएगा गुमान। तो मैं तो कुछ ऐसा करता रहता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कौन आया? हम्मीर रासो। ये तो मुझे बताने बड़ा अजीब लग रहा है, बताऊं या ना बताऊं? कुछ अपना भी सोच लेना यार, है ना, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक। शादी कर लेंगे। और यहाँ देखिए लिखनावली विद्यापति आ गए दोबारा। तो 3 किताबें तो थी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, एक है लिखनावली, ये संसद में लिखी है इन्होंने। और ये तो बिल्कुल लग गया तो भूलोगे नहीं, तो ये रासो नहीं है, क्या है? रासा। तो ये तो अलग पहचान है भाई, कोई मुस्लिम राइटर था, कौन था? अब्दुल रहमान। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तो ये बच रहे हैं। अब ये बीसल देव रासो है, ये हम्मीर रासो है। तो इनके हिंट तो बना रखे हैं, बाकी बताने लायक है नहीं, तो अपने हिसाब से इन्हें याद कर लेना, ठीक है। कुछ ये मतलब सोच लेना, बताना मुझे लगता है सही नहीं है। तो ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। हिंट बना लो, कैसे भी बना लो, वो तो नंबर लेना है भाई। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ऐसा ना हो कि भाई पढ़ाया था नंबर चला गया, वो ना हो। क्वेश्चन देखते ऐसे याद आना चाहिए, ये है बस, दैट्स इट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब उससे आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग है बच्चों भक्ति काल। इसकी जो मुख्य बातें थी सब समाप्त हो गई हैं। भक्ति काल, भक्ति काल का एक दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। और क्योंकि ये आदि काल के बाद आया है तो उसी के बाद शुरू होगा। ये है 300 साल के लिए। तो वह समाप्त कहाँ हुआ था? 1350 का। तो 300 साल जोड़ोगे तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो समय है हिंदी साहित्य में, वो भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के नाम से पहचाना जाता है, ठीक। अब यहाँ से फिर इतिहास की झलकी मिलेंगे, क्योंकि शब्द क्या आ गया है? भक्ति काल, है ना। आज का पीरियड हम पढ़े रहे थे हिस्ट्री में। अगर भक्ति काल को हम बात करें तो भक्ति काल है क्या, पहले से समझते हैं। भक्ति आंदोलन, है ना। भक्ति आंदोलन को काव्य के हिसाब से कुछ इस प्रकार से वर्णित किया गया है। अपनी लेखनी से एक लेखक, एक कवि जो हर किसी भक्त के मन में भक्ति की उमंग जगा है, वो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन बन के आया। क्योंकि अगर कोई भी सभ्यता थी या है, वो कहीं ना कहीं इस संस्कृति की एक ऐसी देन है, उसके मन में जाने या अनजाने रूप में कहीं ना कहीं भक्ति तो है। अगर उसे कुछ ऐसा सहारा दे दिया जाए कि उस भक्ति के माध्यम से उसके चरित्र का भी विकास हो,
उसके सांस्कृतिक भी विकास हो, उसका सामाजिक भी विकास हो, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। उत्तर भारत में कहीं भी भक्ति आंदोलन नहीं था। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत से हुई है, साउथ इंडिया से, ठीक। और इसका प्रवाह ऊपर की तरफ है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ। दक्षिण भारत के बाद ये पहले महाराष्ट्र में आया, जो हमने पढ़ा है अभी। 5 देव के नाम नहीं पढ़े हैं? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेव। याद हो गए? वो तो याद करवा दिए जाएंगे, बोलूंगा इतनी बार याद हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र में आया था, और महाराष्ट्र से बाद में फिर वो ऊपर गया कहाँ? उत्तर भारत में, क्योंकि महाराष्ट्र को भी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में ही शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे कह देते हैं सेतु का काम कर रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वही बोलने का तरीका है। और तब जाके भक्ति आंदोलन कहाँ आया? उत्तर भारत। जब हम इसे उत्तर भारत में देखते हैं और पाते हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े नाम पढ़ते हैं। बात किसकी हो रही है? हिंदी साहित्य की बात हो रही है। कबीरदास, सूरदास, रसखान, रहीम, तुलसीदास, चैतन्य और मीराबाई, और भी बहुत नाम है। लेकिन 3 तो स्तंभ हैं, जो तीनों दास हैं, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जिनका इस हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान, जिनका योगदान नहीं भुलाया जा सकता। जब हमने इसे और समझा तो हमने ये सीखा कि जो भक्ति आंदोलन की वजह से भक्ति साहित्य लिखा गया, यहाँ अलग अलग लेखकों की अवधारणाएं हैं। जैसे मैंने आज के पीरियड में एक नाम लिखा था यहाँ पे, क्या? जॉन गियर्सन। कहीं जॉर्ज पढ़ देते हैं उसे, कहीं जॉन पढ़ देते हैं, ठीक। गियर्सन, उन्होंने ये कहा कि भारत में और स्पेशली उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है या जो भक्ति काल है, ये ईसाईयत की देन है, क्रिश्चियन लेकर आए हैं। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो खुद भी एक क्रिश्चियन थे। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो साहित्यकार डिसाइड करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक। फिर एक हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हें जायसी क्यों कहते हैं? नाम तो मलिक मोहम्मद है। इन्हें जायसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जायस के रहने वाले हैं। मतलब जहां ये रहते थे, जहां इनका जन्म हुआ था, उस प्रांत का नाम था जायस, जो कहलाए फिर जायसी। इन्होंने कहा कि ये जो भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन है, ये मुसलमान की देन है। अरबी, तुर्की और फारसी वहां से आया है, तब हिंदुस्तान में इसे पढ़ रहे हैं। मतलब हम, वरना अगर ये ना आता तो इसे पढ़ते ही नहीं। मैं मतलब इसकी भूमिका बना रहा हूँ पहले, ये क्या है, क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये काव्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ समय है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। क्या? भक्ति काल। इसके बिना काव्य नहीं हो सकता। और जब हम उसमें आगे बढ़े तो एक नाम फिर आता है, रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है कि कहने वाले सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम संस्कृति का ही प्रभाव है, लेकिन उन्होंने अपने अंदाज में कहा। उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा समय था जब हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति आश्रय ढूंढता फिर रहा था, और उसे आश्रय नहीं मिल रहा था। उनके सामने ही उनके देव मंदिर तोड़े गए, उनके सामने ही उनके देव से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो साहित्य था या कुछ भी प्रतीक था या प्रतिमाएं थी, वो सब तोड़ दी गई, उनका विध्वंस कर दिया गया। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? अब ये कहा है कि तब हिंदू धर्म के पास सिर्फ एक ही चीज बचती है कि वो ऊपर वाले की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो उनकी सुन सकता हो।
इस वजह से जो लोग उस काव्य में रुचि रखते थे वो धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़े। वहाँ से जो अच्छे अच्छे थे वो कवि बने और फिर ये समय हुआ भक्ति काल। ये शब्द मेरे नहीं हैं, किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कह दूं? शॉर्ट फॉर्म में मैं ये कह दूं कि जो गियर्सन थे उन्होंने वजह बताई इसकी बाहरी आगमन। क्या बताई? चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुगल हो, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कि ये इस देश की संस्कृति है जो किसी दबाव में आकर भी दबाव में पूरी तरह से नहीं आ पाई और अपनी विचारधारा को उन्होंने ढूंढ ही लिया। ये शब्द घुमा के मैंने बोल दिया। फिर आप ठीक, जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो भक्ति काल है इसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य के क्या मायने हैं कि जो भी काव्य लिखा जाएगा वो किसी एक देव या एक देवता के लिए लिखा नहीं जाएगा। निर्गुण, हम अगर मैं कहते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण है, निराकार है, मतलब क्या है? वे सभी देवताओं का वास है, वो किसी एक पर्सनैलिटी से अटैच नहीं है, वो किसी एक व्यक्तित्व के परिचायक नहीं है। जब हम सगुण में आते हैं, सगुण काव्य धारा यानी कि गुणों के साथ, तो इनके भी फिर दो दो भाग हो जाते हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा जो है उसके जो सबसे बड़े कवि कहलाए वो कबीरदास थे। कौन थे? कबीरदास जी के जब हम काव्य पढ़ते हैं उन्होंने किसी भी एक देवता के लिए काव्य नहीं लिखा। ठीक, जब हम सगुण में आए उसके भी दो भाग हुए, एक तो कृष्णाश्रयी और एक रामाश्रयी। जिन कवियों ने अपने काव्य का आधार भगवान कृष्ण को बनाया, जैसे कि सूरदास, वे कवि जिन्होंने अपने काव्य का आधार श्री राम को बनाया, जैसे कि तुलसीदास। तो सूरदास और तुलसीदास कहाँ पे आते हैं? सगुण काव्य धारा में आ जाते हैं, जबकि कबीरदास निर्गुण काव्य धारा में चले जाते हैं। उसके बाद फिर सूफी काव्य आया, संत काव्य आया, हालांकि इन्हीं के नाम के परिचायक बन जाते हैं वो। और फिर अब यहाँ हमें ये सीखना है कि इनसे अलग कौन कौन से और कवि हैं, वो कवि किस शाखा से जुड़े हुए हैं, कौन निर्गुण से है, कौन सगुण से है, कौन संत काव्य से है, कौन सूफी काव्य से। सूफी काव्य के परिचायक कौन कहलाए? मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस सूफी का मतलब क्या है? मुस्लिम संस्कृति। तो उसके सबसे बड़े नाम तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, चलो बस आज इस पीरियड में इतना ही, बाकी बात